पर्वत और अन्य उच्च क्षेत्र सामान्यतः मोटी महाद्वीपीय क्रस्ट के उच्च ऊंचाई वाले होते हैं। नॉर्मली जो होता है महाद्वीपीय क्रस्ट वो ऊंचे होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंचाई क्षेत्र जो होता है वो आपको इस तरह के पर्वत श्रृंखला या उच्च क्षेत्र का निर्माण करता है। अब क्या होता है कि मैग्मेटिज्म के विरूपण से जो है सो परिवर्तन से क्रस्ट मोटा होता है। मैग्मेटिज्म अर्थात जो मैग्मा नीचे से आता है वो आपको ऊंचा करता है, उसी तरह से जो है सो क्षेत्र का विरूपण हो जाता है, यानी उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, पहले समतलता फिर ऊपर उठ गया। तो इस तरह का जो परिवर्तन हो जाता है इससे क्रस्ट मोटा हो जाता है, फिर उच्च स्थान बनता है। उसी तरह से देखते हैं कुछ मामलों में मेंटल से उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं के कारण क्षेत्र अपने परिवेश से यानी आसपास से वो ऊंचा हो जाता है। तो असल यहाँ प्रश्न ये उठता है कि विश्व की प्रमुख पेटियां कहाँ हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में कहाँ कहाँ है उस पर हम लोग देखेंगे, और इन स्थानों पर पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी विवर्तनिक सेटिंग, टेक्टोनिक सेटिंग में पर्वतीय क्षेत्र बेल्ट बनते हैं, यानी कौन सी टेक्टोनिक सेटिंग होगा जिस एक्टिविटीज पे आपके ये ऊंचे ऊंचे पर्वत क्षेत्र बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें है पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं। हम लोग जानते हैं वे इतने बड़े हैं कि उन्हें केवल एक क्रस्ट के लिथोस्फीयर की मोटाई और तापमान में बड़े बदलाव की सहायता से ही पहचाना जा सकता है। उसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में नहीं देख सकते, बड़े पैमाने पे उसका जो लिथोस्फीयर का चलने का है, उसका टेम्परेचर, ये सारे चीजों के आधार पे ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। उसी तरह से देखते हैं अधिकांश श्रेणियां जो है वो अभिसरण सीमाओं यानी जिसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां दोनों प्लेट टकराती है वहां ज्यादातर आपको उच्च स्थान बनता है। अधिकांश जो पर्वत श्रेणियां हैं चूंकि दो टकराया उसके ऊपर पहाड़ बन गया होती है, जहां मेंटल की सामग्री का बड़े पैमाने पे संचालन होता है। जो भी मेंटल के अंदर जो मैग्मा होते हैं, जो सामग्री होते हैं, उसका बड़े पैमाने पे संचालन होता है, जिसके कारण ये बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये देखिए जैसे कि एक होता है सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन में एक तरफ ये देखिए ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओसेनिक प्लेट है, और ये दोनों टकराता है। तो इस तरह से जो आता है यही कन्वर्जेंट बाउंड्री है जिसको अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला, तो सबडक्शन जोन यानी अभिसारी मार्जिन ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि सबडक्शन जोन में मैग्मेटिक जोड़ा जाता है, यानी जो मैग्मा होता है वो इसमें जुड़ता है आके, और क्रस्टल शॉर्टनिंग यानी क्रस्ट छोटा होता है और वो क्रस्ट नीचे चला आता है, और जिसके कारण इसके अलावा इन क्षेत्रों में देखते हैं स्थल मंडल गर्म हो जाता है, और जो कम घना स्टेनोस्फीयर होता है जिसके ऊपर ये चलता है स्टेनोस्फीयर, वो आपको विस्थापित होकर ऊपर चला आता है। यानी ये जो स्टेनोस्फीयर है ये यहाँ देखिए लिथोस्फीयर नीचे चला गया, स्टेनोस्फीयर ऊपर आ गया। तो इस तरह से जो विस्थापित होता है, तो अब ये हल्की है ये ऊपर उठेगा और यहाँ पे एक आपको एलिवेशन बना देगा, पहाड़ बना देगा, माउंटेन रेंज बना देगा। तो इस तरह का जो माउंटेन रेंज बनता है वो सबडक्शन जोन पे बनता है। दूसरा एरिया है ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए ये हमारा लिथोस्फीयर है, और ये देखिए लिथोस्फीयर से कैसे आपका ये स्टेनोस्फीयर है ये नीचे वाला। अब यहाँ देखिए ये सबडक्शन जोन है। देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जब सबसे नीचे जाएंगे तो कितना है 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान। यहाँ आप देखिए 1500 डिग्री सेल्सियस है, और इस तरह जब नीचे तापमान हो जाता है तब ये जो मेंटल की एक्टिविटीज है मैग्मा ऊपर आने लगता है, और ऊपर आने के बाद ये उच्च क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये तो आपका सबडक्शन जोन का हो गया। आगे हम लोग देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जब दो महाद्वीप टकरा जाते हैं, इस पे भी मेरा वीडियो है, आप लोग देखेंगे जब दो महाद्वीप टकराती है तो क्या होता है। तो इस पे भी मैंने आपके वीडियो बना चुके हैं और आपको दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये तो अब जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। अब कुछ कॉन्सेप्ट बचा, जैसे कि भूकंप कैसे आते हैं, जैसे वॉल्केनिज्म क्या है। तो ये वॉल्केनिज्म और भूकंप वाला आपको हम दे देंगे, तो आपका लगभग जो मेजर कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी में वो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये चलिए ये जो जब दो कॉन्टिनेंटल कोलिजन या महाद्वीपीय टकराव इसको आप कह सकते हैं, इसमें क्रस्ट की मोटाई से वृद्धि के कारण ये उच्च स्थान आपका बनते हैं, क्योंकि महाद्वीप एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। यानी एक महाद्वीप नीचे, जैसे इंडियन प्लेट है तो वो नीचे, यूरेशियन प्लेट ऊपर चला गया एशिया वाला तो उसके नीचे आ गया,
इन सेटिंग में आप इस तरह के सेटिंग जो होता है टेक्टोनिक सेटिंग में आप देखेंगे तो थ्रस्टिंग, फॉल्टिंग, विरूपण, ये इस रूप से इसका क्रस्ट आपका मोटा होता है और काफी मोटा हो जाता है, क्योंकि कई एक्टिविटीज इसके अंदर चलती है, इसलिए ज्यादा आपका ये मोटा हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसी में, तो तीसरा है मेंटल अपव्हीलिंग। ये जैसे ईस्ट अफ्रीका रीज की बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें इस तरह का है। तो ये देखिए मेंटल अपव्हीलिंग, ये कम सघन स्टेनोस्फीयर जो रहता है वो लिथोस्फीयर के ऊपर बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय उत्थान होता है और यह हॉट स्पॉट या प्लेट की सीमा में भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें आप देखा है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरफ जो सबडक्शन जोन हमने देखा, तो सबडक्शन जोन में देखा कि नीचे आ रहा था, नीचे मेंटल पिगल के फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से भी आप देंगे ये तो स्टेनोस्फीयर ऊपर चला सकता है, जा सकता है। तो एक तो प्लेट सीमा भी हो सकता है, हॉट स्पॉट भी आपका हो सकता है और अन्य सेटिंग भी हो सकता है। तो पश्चिमी अमेरिका के यूएसए के कुछ हिस्सों में उच्च ऊंचाई के लिए आंशिक रूप से इस प्रकार का अपव्हीलिंग है। तो अर्थात आप जब देखते हैं येलोस्टोन पार्क वहां आपको मिलता है, उसी तरह से आप जब देखते हैं पूर्वी अफ्रीका रीज तो वहां भी ये मेंटल अपव्हीलिंग की वजह से आपका आर्कटिक क्षेत्र जो है अफ्रीकन रीज है वो आपको मिलता है। तो चलिए ये देखिए, ये जो है हमारा ये आपका, ये देखिए ये अपव्हीलिंग होता है, ये असल मेंटल से चला। आप देखिए कैसे जा रहा है। अब जाते जाते जहां आपका प्लेट बाउंड्रीज है, प्लेट टेक्टोनिक है, जहां प्लेट है वहां पे जाके टकराएगा और उसको फिर ये ऊंचा कर देगा। तो इस तरह से जब ऊंचा होगा तो इसी को मेंटल अपव्हीलिंग हम लोग कहते हैं। ये देखिए कैसे जा रहा गया, अब फिर ये ऊपर जाएगा और ये आपको मेंटल अपव्हीलिंग, ये प्लेट टेक्टोनिक तक चला जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारे विश्व है, हमारी दुनिया है, इसमें कहाँ कहाँ कौन से पर्वत हैं और ये पर्वत कैसे बने, ये पर्वत श्रृंखला कैसे बने। तो इस ग्लोब को आप देख लें, ये एक मैप है, इस मैप को हम लोग देखेंगे और इस मैप में विश्व के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपको रॉकीज, एंडीज, हिमालय आप या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सारे पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है आपका पश्चिमी कनाडा के पास जो आपका एरिया है वो तकरीबन 100 मिलियन वर्षों से एक अभिसरण मार्जिन पे है, यानी जहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यानी दोनों प्लेटें जहाँ टकरा रही है। तो इसकी पर्वतीय श्रृंखला में प्रमुख है थ्रस्ट फॉल्टिंग, मैग्मेटिक परिवर्तन, यानी मैग्मेटिक बढ़ता रहता है, बड़ा होता है परिवर्धन करके, दीप चाप, महाद्वीपीय सामग्री के टुकड़ों, और इस सब के कारण ये मोटा होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वो आपका यूरोप का आल्प्स है। तो यूरोप का आल्प्स है दक्षिणी यूरोप का आल्प्स श्रृंखला है, क्योंकि ये यूरोप में जो यूरेशियन प्लेट है वो और दक्षिण से आए छोटे छोटे महाद्वीपीय प्लेट जो है उसके टकराव के कारण इसकी परत मोटी हो गई है। तो ये आल्प्स हो गया। अब हम लोग आते हैं जो अपना क्षेत्र है हिमालय या हिमालय, और देखते हैं तो तिब्बती पठार और हिमालय, ये बहुत मोटी परत है और ऊंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय प्लेट टकरा गया था। आप जानते हैं कि भारतीय प्लेट और एशिया या यूरेशियन प्लेट में टकराया हुआ था, और भारतीय प्लेट आंशिक रूप से एशिया महाद्वीप क्रस्ट के नीचे चला गया, जो अभी हमने कहा था कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जिसमें थ्रस्ट फॉल्ट बनता है, तो वो तो चला गया था इसके अंदर थ्रस्ट फॉल्ट बना, और जिससे ये आपका हिमालय और तिब्बतीय क्षेत्र आपका इतना ऊंचा है। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। आगे भी बहुत बड़ा आपका दुनिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला में से है एंडीज। तो चलिए एंडीज पे देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का एंडीज भी एक सबडक्शन, जो अभी सबडक्शन जोन की बात हम लोग कर रहे थे, जस्ट सबडक्शन जोन के ऊपर ही आपका एंडीज पर्वत है। तो मैग्मेटिक परिवर्तन और क्रिस्टल सॉर्टिंग के कारण अंतर्निहित क्रस्ट गर्म और मोटा होता जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। अब हम लोग देखेंगे जो एक अभी हम लोगों ने चर्चा किया था मेंटल अपव्हीलिंग, तो मेंटल अपव्हीलिंग से कहाँ हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका ईस्ट अफ्रीकन। तो क्रस्ट के मैग्नेटिक हीटिंग, क्रस्ट के पतले होने और मेंटल ओपनिंग से संबंधित हॉट स्पॉट की उपस्थिति के कारण पूर्वी अफ्रीका भ्रंश या ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो है अधिकांश अफ्रीका की तुलना में आपको ऊंचा दिखाई देता है। तो वो क्यों ऊंचा है, वो मेंटल अपव्हीलिंग के कारण, और मेंटल अपव्हीलिंग से आपका हॉट स्पॉट हुआ। तो इससे आपका ईस्ट अफ्रीकन रीज है। अब लास्ट जो बचा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये एक पहेली है, ये वैज्ञानिक अभी भी सुलझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से का। लेकिन वर्तमान में यहाँ कोई प्लेट सीमा नहीं है। ये आप हमेशा देखिएगा कि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर्वत है। तो इसकी उत्थान की उम्र और इसका कारण ये अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता चल पाया है। तो इसकी अभी जांच जारी है। ये जांच हो सकता है कि हमारे जीवन में भी हो जाए, कुछ सालों में हो जाए। तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं, जो पब्लिश्ड होते हैं, वो अगर आपको जानना हो तो आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं। हम उस ब्लॉग पे जो भी नई नई जानकारियां होती है वो होती है। तो चलिए, ये वीडियो आपने देखा और इसमें हमने लगभग सभी जगह के सभी पर्वत रेंजों को हम लोगों ने देखा विश्व के। तो विश्व के ये प्रमुख पर्वत रेंज हम लोगों ने ये देखा। तो ये जो था आपने देख लिया शुरू में कि विश्व के कहाँ कहाँ ये पर्वत रेंज जो हमारे स्थल मंडल पे मौजूद है उस पे हमने चर्चा की। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, महाद्वीप कैसे बनते हैं और वृद्धि कैसे करते हैं। ये महाद्वीप आखिर बनते कैसे हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, महाद्वीप कहते किसको है। तो चलिए, इस सारी चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, महाद्वीप हमारे ग्रह पर सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। लेकिन वे है क्या, वे कैसे बने, वो महाद्वीप आखिर इतने लंबे समय तक क्या एक ही आकार में रहते हैं या उसमें तब्दीलियां होती है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भूगर्भिक समय के माध्यम से कुल मिलाकर देखें तो महाद्वीप बड़े हो रहे हैं। आप ये देखें तो, क्योंकि वे द्वीप के चाप, समुद्री पठार, उसके मार्जिन यानी सीमांत जो होता है उसको, और जो अन्य टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक विशेषताएं होती है, विवर्तनिक विशेषताओं से टकराते हैं और उसको टकरा के अपने अंदर समा लेते हैं। तो इससे वो टकराते टकराते कई बड़े महाद्वीप बनते हैं। और फाइनली क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके एक अधिमहाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट बनता है और फिर वे सुपर कॉन्टिनेंट बाद में टूट जाता है। तो यही होता है, यानी बनता है, टूटता है। ये एक प्रक्रिया है, एक साइकिल है, ये चलता रहता है। तो चलिए, इसी में हम लोग देखते हैं आखिर तो महाद्वीप है क्या, बेसिक क्वेश्चन है। तो जब लोग या कोई भी आप महाद्वीप की कल्पना करते हैं तो आप जस्ट मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि जो समुद्र से घिरा हुआ लैंड का भाग है, बड़ा सा भाग, ऑस्ट्रेलिया जैसे कि आपका एशिया है, अफ्रीका है, तो बड़ा सा लैंड मास है। तो वो आपका, अधिकांश लोग इसकी यही कल्पना करते हैं कि जो समुद्र तट है वही आपका है। हालांकि समुद्र स्तर का ऊपर या नीचे होना हमेशा समय से जारी रहता है। कभी समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, कभी कम जाता है। अगर बढ़ गया तो आपके बहुत सारे द्वीप अंदर चले जाते हैं, तो ये फिर शोर लाइन खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि घट जाता है तो कुछ फीचर्स ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये भी अस्थायी नहीं रहता। ऐसा आप देख सकते हैं, जैसा कि सुदूर पास्ट में आप देखा, अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसीलिए हमें महाद्वीप को थोड़ी अलग परिभाषा के तौर पे समझनी होगी, जो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा हटके। तो हटके वह ऐसी क्षणिक रेखा को हम इंगित करें जो कम से कम उतनी तेजी से अदल बदल नहीं होता हो। तो चलिए देखें कि उसके हिसाब से क्या करें। तो अगर हम देखें तो भू विज्ञान, जो जियोलॉजी होता है, उसमें इसका क्या डेफिनेशन है, उसमें हम महाद्वीप को आखिर कहते क्या है। तो उसका डेफिनेशन आप इस तरह से है, पृथ्वी के प्रमुख भूभागों में से एक रूप में आपका परिभाषित किया गया है, जिसमें एक शुष्क भूमि और महाद्वीपीय मग्न तट यानी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो दोनों सम्मिलित होता है। ऐसा नहीं कि आप शोर लाइन को ही सम्मिलित करें, जो लैंड मास है वो भी आपका होगा और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, दोनों को मिला के उसको बनाया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो इसमें एक एग्जाम्पल बेस्ट है, बहुत ही अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, आप जानते ही हैं, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए भी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महादेश है, यानी जो महाद्वीप है वो, उसके अंदर सबसे पुराना रॉक पाया गया तकरीबन 4 अरब साल पहले। आप सोचिए 4 अरब साल पहले का रॉक वहां पाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे चीजों में खास आपको नजर आता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को हम देखें इस तरह से, इसका ये देखिए शोर लाइन, तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक महाद्वीप का उसका किनारे को अगर परिभाषित हम करें तो इसमें काफी अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो महाद्वीप जो है, इसकी जो परिचित तट रेखा है, इस मानचित्र में आप देख लीजिए तो ये हरा रंग में और भूरा रंग में दिखाया गया, जो उसका तट रेखा, जो कोस्ट लाइन। लेकिन और जो उसके अगल बगल में समुद्र है, ओशन है, उसको किस कलर में दिखाया गया, ब्लू कलर में दिखाया गया।
तो इस पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि इस पे अगर आप ध्यान दें कि जो भूमि के चारों ओर आप देखिए तो अपेक्षाकृत क्या है, उथला समुद्र है, और जो उथला समुद्र है जिसको आकृति में हल्के नीले रंग से दर्शाया गया है, जो हल्का नीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है इस आकृति में, तो ये जो हल्का नीला कलर का है, जैसे देखिए वहां तस्मानिया के पास आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये जो हल्का नीला कलर है वो जो है वो उथला समुद्र है, काफी कम गहराई वाला है। तो महाद्वीप के चारों ओर यह नीला शेल्फ, यानी इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग चाहिए उसी के समान है। और इसके सिवा यह मुश्किल से ही पानी के नीचे रहता है, ये बहुत ही मुश्किल से, अगर कभी कभी अगर समुद्र तट का सी लेवल नीचे चला जाए तो ये ऊपर भी आ सकता है। कई भूवैज्ञानिक इस उथले महाद्वीप मग्न तट को ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का भी हिस्सा मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ये भी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का हिस्सा था। ये देखिए, ये तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का हिस्सा था। तो चलिए ये तो हम महाद्वीप के बारे में समझे। अब देखेंगे कि महाद्वीप के जो है वो अंतर कितना, जैसे कि महाद्वीप और महासागर पूरे विश्व में हम देखें तो जो पूरा विश्व का जो सतह है, हमारी पृथ्वी का जो सतह है उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हम लोग जो जानते हैं, तो इस तरह का एक ग्राफ है। तो महाद्वीप और पृथ्वी के शेष भूमि और समुद्र तल का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है, एक ग्राफ आप इसको कह सकते हैं। एक ऐसा ग्राफ है जो ऊंचाई और गहराई, यानी जो ऊंचाई माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, ऊपर में मान लिया जो पहाड़ है हाई माउंटेन, और नीचे आपका वहां ट्रेंच है, तो ये दोनों को अगर आप देख रहे हैं तो इस प्रकार की इसमें हम देखेंगे तो इसका प्रतिशत के रूप में इसकी तुलना की गई है। तो अब इस ग्राफ को कहते क्या, तो दरअसल इस ग्राफ को हिप्सोमेट्रिक कर्व कहा जाता है। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व भी अगर आपको पता चले कि आखिर होता क्या है, तो जो सारा अर्थ है उसका जो रिलीफ है, यानी ऊंचाई और नीचाई, जो गहराई और ऊंचाई, उसको एक साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो उसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहे जाते हैं। तो इस ग्राफ से यह पता चलता है कि इस पृथ्वी का 30% से थोड़ा सा कम भाग आप देखेंगे तो क्या है, लैंड मास है, महाद्वीप का हिस्सा है, और बाकी अधिकांश भाग जो है गहरे समुद्र है। तो महाद्वीप और गहरे सागरों के बीच परिवर्तन तट रेखा पे नहीं। आप देखिए ये महाद्वीप है, ठीक है, और ये महासागर नीचे है, लेकिन अगर इसमें बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं तो वो तट पे नहीं है। तट पे तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे नीचे जाते हैं ये जो है, ये देखिए यहाँ पे ये तट है और तट पे नहीं है, यहाँ जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है यहाँ से बड़ा अंतर आपका आना शुरू हो जाता है, बल्कि महाद्वीप ढलान से होता है। और यह ग्राफ दिखाता है कि ये जो है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो महाद्वीप के समान ही है, उसी के तरह से। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी महाद्वीप का ही हिस्सा माना जाता है। तो आप जो आप मैप पे देख रहे हैं उस मैप को मत देखिए, एक फिजिकल मैप देखिए और उसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको लेके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो महाद्वीप कैसे बनते और वृद्धि करते, तो चलिए ये सारी चीजों के बाद आप देखते हैं कि ये बनता कैसे, ये वृद्धि कैसे करता है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो चलिए इसको भी हम एक एक तरह से समझेंगे। तो ये फिगर देखिए, एक ही फिगर में काफी अच्छे तरीके से समझाने के लिए काफी अच्छा फिगर है ये। तो इसमें देखें, इस चित्र में देखें तो दोनों तरफ आपको सबडक्शन जोन नजर आएगा। यहाँ देखिए ये है एक सबडक्शन जोन और एक सबडक्शन जोन, यानी दोनों सबडक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसके बगल में आप यहाँ देखिए, एक तो ये दोनों सबडक्शन जो है, इसके बगल में यहाँ 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 ये सारे टेक्टोनिक फीचर्स हैं, यानी आपको विवर्तनिक विशेषताएं दिखाई दे रही है। यदि प्लेट की गति अगर जारी रहती है, यानी दोनों प्लेट लगातार उसकी गति रुकती नहीं है और वो जारी रहती है, तो फाइनली क्या होगा कि वो दोनों टकराएंगी। और जब दाईं ओर वाली टकराएगी तो इसमें ऐसा होगा, इसमें आप जो देख रहे हैं तो उन्हें महाद्वीप के सामने के किनारे से जो पहले वाला ये एरिया है, ये एरिया कोई भी एरिया उसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो क्या होगा, वो एक नया मतलब महाद्वीप का किनारा से वो जुड़ जाएगा। और ये जो जोड़े गए नए क्रस्ट का टुकड़ा जो होगा, जो टुकड़ा नया जुड़ेगा उसको टेक्टोनिक टेरेन कहा जाता है।
तो आप एक टेक्टोनिक टेरेन भी आप समझ कॉन्सेप्ट के आधार पे कि टेक्टोनिक टेरेन किसको कहा जाता है। तो कोई भी नया टेरेन जो महाद्वीप के किनारे पे आके टकराता है और वो उससे जुड़ जाता है, उससे महाद्वीप बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेक्टोनिक टेरेन कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये टेक्टोनिक टेरेन किस तरह से हमारे महाद्वीप की वृद्धि करते हैं। चलिए उसको एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसी को फिर से देखते हैं। एक तो आपको महाद्वीपीय चाप दिखाई देगा जिसको आइलैंड आर्क कहा जाता है, ये देखिए। तो ये जो आइलैंड आर्क है वहां भी आपका ये टेरेन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये टेरेन। तो कई टेरेन में ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से संबंधित चट्टानें होती है जो द्वीप के चाप के रूप में बनती है, आर्क के रूप में बनती है, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है वो टूटता भी है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट टूट गया, सबडक्शन जोन बन गया, रिफ्ट वैली बन गया। तो रिफ्ट वैली के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाद्वीपीय हॉट स्पॉट क्या होता है, कि अगर महाद्वीप में कोई हॉट स्पॉट हो गया तो वो टूट जाता है, फिर बीच में ओशन बन जाता है। उसमें हम लोगों ने बताया था कि ओशन कैसे बनता है, अब हम लोग बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे बनता है। तो इसमें जो होता है कि ये फ्रेगमेंट होता है, ये देखिए ये क्या है, ये फ्रेगमेंट है। तो कुछ टेरेन में महाद्वीपीय विशेषता अधिक होती है। वो इसमें क्या होता है कि इसका जो तलछटी की चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक इसमें होता है, और इसका जो क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइटिक होता है, यानी ग्रेनाइट का बना होता है। हम लोग जानते हैं, जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो बेसाल्ट से बना हुआ वो ओशन का है, और जो ग्रेनाइट से बनता है वो आपका कॉन्टिनेंट से बनता है, वो हल्का होता है। तो ग्रेनाइट से कैसे बनता है, बेसाल्ट से कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको जानना है तो आप हमारे क्लास मुखर्जी नगर में आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आपको अगर और कोई जानना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो हमको इसी से आपको मुफ्त में हम आपको हर तरह का चीज़ जो भी आपको ज्योग्राफी से कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ज्योग्राफी पर्यावरण विज्ञान से, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के और ग्राफिक्स से एनिमेशन से समझाएंगे, ताकि आपको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए, इस तरह के भूभाग का आमतौर पर उन टुकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी समय किसी महाद्वीप से कट गया या उससे टूट गए, ठीक है। तो ये टूटा हुआ या महाद्वीप से कटा हुआ भाग जो है वो भी आपको धीरे धीरे, आप देखिए सबडक्शन है तो जा रहा है। तो ये उसी तरह से होता क्या है कि ये टेरेन जो होता है वो समुद्री द्वीपों, महासागरीय पठारों और अन्य प्रकार की समुद्री क्रस्ट का जो प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ऐसा टेरेन होता है जो मतलब कॉन्टिनेंट में जुड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था इसको टेक्टोनिक टेरेन बोलते हैं। ये टेरेन में होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ क्या है, ये ओसेनिक प्लेटू है। ओसेनिक प्लेटू का मतलब कि महासागरीय पठार। अब ये महासागरीय पठार, इसके अंदर छोटे छोटे द्वीप भी हो सकते हैं, महासागरीय द्वीप। तो ये अन्य प्रकार की समुद्री क्रस्ट का, तो ये क्या होता है कि ये जब सामान्य रूप से चलता है सबडक्शन जोन की तरफ, तो ये क्या होता है, ये ओसेनिक क्रस्ट होने के बावजूद भी चूंकि ये मोटा है, आप देखेंगे हालांकि ये समुद्री परत होता है लेकिन ये क्या होता है, मोटा होता है, जिसके कारण ये सबडक्ट नहीं हो पाता है। तो जब ये सबडक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी संभावना कम होती है, तब ये क्या होगा, सबडक्ट नहीं होगा तो महाद्वीप में जुड़ेगा, तो ये फिर भी महाद्वीप में जुड़ने की संभावना अधिक होती है। अब फाइनल हम लोग देखेंगे, जब ये क्रस्ट जो है, ये जो भी आइलैंड आर्क है या लीनियर आइलैंड है या जो भी है, वो जब आपके सबडक्शन जोन के पास आ जाता है तब उसके बाद वो जुड़ता है। तो देखिए, एक टेरेन महाद्वीप से जुड़ने के लिए आमतौर पर एक सबडक्शन क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो कैसे जुड़ेगा, जुड़ने से पहले वो सबडक्शन क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और जहां वो क्या करेगा, सबडक्टिंग प्लेट द्वारा हटा दिया जाएगा और टेक्टोनिक महाद्वीप से जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं येलो कलर में घेरा हुआ एरिया जो है, उस एरिया में आप देखेंगे तो वो टेक्टोनिक आपका प्लेट जो है घिरा हुआ है। तो ये एरिया, तो ये जो एरिया है यहाँ आप अब आपका ये इस कॉन्टिनेंट से ये जुड़ गया। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट जुड़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर आपका बड़ा कॉन्टिनेंट बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो मैरियाना ट्रेंच के एरिया में आप देखेंगे तो वो पूरा काफी तेजी से सबडक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सबडक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इधर का कॉन्टिनेंट
और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब मिल जाएगा और पैसिफिक ओशन काफी छोटा हो जाएगा और फाइनली एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हो जाएगा। यानी आज से 250 मिलियन साल पहले, मतलब आगे फ्यूचर में एक सुपर कॉन्टिनेंट हो जाएगा जिसका एम एशिया कहते हैं। तो इस तरह से आपका सुपर कॉन्टिनेंट बनता रहता है, टूटता रहता है। तो ये कॉन्टिनेंट बनने की कहानी थी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा कॉन्टिनेंट बनता है। तो चलिए वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करें। आप लोग जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप बहुत सारी जगह ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, हम जानते हैं, लेकिन आप खुद कंपेयर करके देखिए वहां का ग्राफिक्स, वहां का एनिमेशन और जो समझ है। क्योंकि रटने से कभी आपको आईएएस नहीं बन पाइएगा, रटने से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप नहीं निकालिएगा। अगर खुदा न खास्ता रट के आप निकाल भी लिए तो आपको न तो अच्छा रैंक मिलेगा न तो कुछ मिलेगा, क्योंकि आगे आपको इंटरव्यू भी देना है, आपको समझना भी है। तो इसीलिए समझ के पढ़िए। और ज्योग्राफी, साइंस इत्यादि ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बगैर समझ के आप नहीं पढ़ सकते, रट के नहीं पढ़ सकते। क्या होता है जब दो महाद्वीप टकराते हैं? जब दो महाद्वीप टकराते हैं तो आखिर क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर होता क्या है। तो आप देखेंगे जब दो महाद्वीप, ये द्रव्यमान यानी कॉन्टिनेंटल मास, जो महाद्वीपीय अभिसरण सीमा यानी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री के साथ टकराते हैं, तो इस प्रकार की सीमा पर आमतौर पर जो महाद्वीप का टक्कर होता है, कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है। और यह जो आप नीचे तस्वीर देखेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह से एक बड़ा सा हिमालय का रेंज बनाता है। और आपका तो ये देखिए, ये जो हमारा हिमालय का रेंज है, काफी लंबा आपका हिमालय का रेंज बनता है। उसी तरह से विशाल पर्वत बनाता है, काफी ऊंचा पर्वत बनाता है, जैसा कि ये माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं। उसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको समझने से पहले कि आखिर ये बनता कैसे है, इसमें प्रोसेस कैसा होता है, तो चलिए इसको समझने के लिए समझते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो अपर लेयर होता है, जिसको हम लोग भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, उसमें जो लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहते हैं, जो ठोस होता है, बेसिकली जो स्थल मंडल होता है वो भूपर्पटी और मेंटल दोनों से मिलके बनता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, यानी जो भूपर्पटी होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक कॉन्टिनेंटल होता है, दूसरा ओसेनिक, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय। तो महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट यानी भूपर्पटी होता है। जिसमें आप देखेंगे तो महाद्वीपीय जो होता है वो हल्का होता है और मोटा होता है। उसी तरह से महासागरीय की अगर हम बात करें भूपर्पटी की, तो वो पतला होता है लेकिन काफी घना और डेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसी संबंध में। तो ये आपका एक प्लेट है, हम लोग जानते हैं कि प्लेट बाउंड्री, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, ये सारी थ्योरियां क्या है। तो अगर ये सारी सिद्धांतों को आपको जानना है तो आप मुखर्जी नगर में आ सकते हैं, और हमारा जीएस और ऑप्शनल दोनों चल रहा है। तो आप दोनों उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, हमारे क्लास में भी आप आ सकते हैं। इसके बारे में और अगर विस्तृत जानना हो कि कैसे ये प्लेट बाउंड्री, किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से हैरी हेस, वैगनर सारे लोग आए, तो चलिए अगर आप ये लोग जानना चाहते हैं तो आप जरूर क्लास में आइए। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस चित्र में बड़ी प्लेट आंशिक रूप से महासागरीय और आंशिक रूप से महाद्वीपीय है। तो अभी आप देख ही रहे हैं इसमें, तो एक तरफ यहाँ देखिए कि आप ये कॉन्टिनेंटल है और बीच में ओसेनिक है, यानी एक प्लेट जो है, इतना बड़ा प्लेट होने के बाद भी ये ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों है। उसी तरह से जो अभिसरण सीमा पर एक अन्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत जो है, जो दाईं ओर आप देख रहे हैं, जो महासागरीय वो टकरा रहा है, वहां सबडक्ट हो रहा है। और इस एरिया को, इसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। यानी जहां प्लेट है समाप्त हो जाती है उसको सबडक्शन जोन कहता है, यानी टूट के नीचे मेंटल में चली जाती है। अब इसका जो दूसरा फेज होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि होता क्या है कि जो महाद्वीपीय प्लेट था और ओसेनिक, जो आंशिक रूप से महाद्वीपीय और आंशिक रूप से ओसेनिक था, वो आगे बढ़ता है। क्योंकि सबडक्ट होता जाता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो आप ये देखिए, जैसे जैसे प्लेट का महासागरीय भाग नीचे की ओर बढ़ता जाता है, दोनों महाद्वीप एक दूसरे के निकट आते जाते हैं। और जब आते हैं तो क्या होता है, सबडक्शन जोन के ऊपर ओवरराइडिंग प्लेट, यानी जो सबडक्शन जोन, यहाँ ये देख रहे हैं, ये तीर जो है येलो कलर का, और ये येलो कलर के तीर के बाद जो ये सबडक्शन जोन है, यहाँ काफी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि ऊपर मैग्मेटिक एक्टिविटीज, यानी मैग्मा निकलता रहता है, आपको ज्वालामुखी निकलता रहता है, वो होता है। और
ये निकट आने के साथ आप देखेंगे, लेकिन ऐसी कोई जो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में तो हो रहा है, लेकिन एक दूसरा कॉन्टिनेंट होता है उसमें ऐसी उसके किनारे पे, समुद्र के किनारे पे ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्लेट बाउंड्रीज पे होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज, मैग्नेटिक एक्टिविटीज, ये सारे जो प्लेटें सरकती है वो क्या होता है, प्लेट बाउंड्री पे होता है। लेकिन यहाँ अभी आप देख रहे हैं ये जो तीर का निशान है, तो ये अभी जो कॉन्टिनेंट है अभी भी दूर है। लेकिन जब क्या होता है कि जब पूरे ओशियनिक प्लेट समाप्त हो जाएंगे तब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो ये देखिए अब आगे टकरा गया, और जब टकरा गया तब कोलिजन जोन हो गया, यानी अब इधर से भी और इधर से भी टकरा गया तो कोलिजन जोन हो गया। तो इसको आप कहते हैं, तो जब अभी सारी महाद्वीप सबडक्शन जोन के पास चला आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये आंशिक रूप से दूसरे महाद्वीप के नीचे स्लाइड कर जाता है, स्लाइडिंग हो जाता है, और बस सबडक्शन जोन को रोक देता है। और क्या करता है, सबडक्शन जोन को रोक देता है, क्योंकि दोनों महाद्वीप का जो मोटाई होता है और घनत्व बराबर ही होता है। यहाँ ओशियनिक वाला बात नहीं है कि पतला होगा और घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ क्या है, दोनों मोटा होता है, दोनों का घनत्व समान होता है, और ये आसानी से एक दूसरे के नीचे स्टेनोस्फीयर में नहीं जा पाता है। तो इस सीमा के साथ क्या होता है, भ्रंश होने लगता है। खास करके इस तरह के भ्रंश को थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं, जो यहाँ आप देख रहे हैं कोलाइजिंग जोन के पास, ये जो येलो तीर इधर है जो पीला कलर का, तो इस तरह के जोन को क्या कहा जाता है, सबडक्शन जोन के ऊपर ये थ्रस्ट जोन, थ्रस्ट फॉल्ट है। तो फॉल्ट के ऊपर टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए चलते हैं। ये देखिए स्लाइड करके चलते हैं। तो महाद्वीपीय टकराव से क्या होता है, विशाल पर्वत श्रृंखला बनता है और उच्च पठार बनते हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार आप देख लें और हिमालय देख लें। तो हिमालय और तिब्बती पठार आज भी बन रहे हैं और आज भी ये ऊपर हो रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये लगभग 5 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की महाद्वीपीय भूपरपटी, जो इंडियन प्लेट का जो है, भारतीय प्लेट जो है, उसकी भूपरपटी यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे से टकरा रही है, और अभी भी ये कौन सी गति से टकरा रही है, 5 मिलीमीटर पर ईयर के रफ्तार से। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्यों माउंट एवरेस्ट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी गति अभी काफी तेज है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसकी बनने की क्या प्रक्रिया है, ये जो हमारा हिमालय बन रहा है उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को चैनल फ्लो प्रोसेस कहा जाता है। तो चलिए एक एनिमेशन देखते हैं, उससे और आपके सामने काफी आपका स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये होता क्या है चैनल फ्लो प्रोसेस। तो चलिए आगे देखते हैं एनिमेशन। तो ये देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैगनर ने भी कहा था और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत क्या है, और ये सब जानना है तो जैसा कि मैंने बताया आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरह से वहाँ आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वे टू वे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए, ये बीच में क्या था, टेथीसिस था, और अभी भी टेथीसिस के अवशेष हैं दुनिया में। आपको पता है कि कौन से, किसको टेथीसिस का आप लोग अवशेष कह सकते हैं, जो भूमध्य सागर है वो टेथीसिस का ही अवशेष है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि टेथीसिस जहां था वहां आपका अब हिमालयन माउंटेन बना। तो ये देखिए कैसे बना, तो ये तकरीबन ये देखिए ऐसे टकराया, और टकराने के बाद आपका ये रेंज शुरू हुआ। तो जब आप अगर हिमालयन एरिया में आप प्लेन से सफर करेंगे तो जो माउंटेन रेंज देखेंगे तो उसमें मोर अभी भी आपको नजर आएगा, इसीलिए इसको मोरदार पर्वत कहते हैं। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऐसे जो मोर है यहाँ आपको, ये देखिए उसको छोड़ दीजिए, देखिए। तो इस तरह से ये मोरदार पर्वत बनना शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि जब ज्यादा मुड़ जाता था और एक जगह पानी समाप्त हो गया, अब दोनों कॉन्टिनेंट आ गया, तब क्या होता था कि बीच में वो टूट जाता था, यानी उसमें भ्रंश घाटी बन जाती थी, उसमें फॉल्ट आ जाता था। ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें ये फॉल्ट होना शुरू हो जाता था और एक दूसरे के नीचे ये देखिए स्लाइड कर रहा है। तो इस तरह से स्लाइड करता है, स्लाइडिंग करता है। लेकिन हिमालय को जो ऊंचा होने का कारण है, उसका मुख्य कारण जो आप देखिए, ये देखिए यहाँ फॉल्ट, और जो फॉल्ट से नीचे सीधा वो मैग्मा नीचे चला जाता है, और नीचे क्या होता है, वो मेंटल में जाके कन्वेयर बेल्ट बनाता है, और यही कन्वेयर बेल्ट आगे जो है चैनल फ्लो प्रोसेस बनाता है,
जिससे वो ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैनल फ्लो प्रोसेस आखिर है क्या। तो ये देखिए, अब देखिए, ये देखिए, इसके अंदर आप जाएंगे तो काफी मैग्मा इस तरह से आपका काफी हॉट होता है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, अब अगर आप हिमालय के नीचे देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को चैनल फ्लो प्रोसेस कहते हैं और उसी के द्वारा हिमालय जो है लगातार ऊपर बढ़ रहा है। देखिए कैसे। तो आज हम देखेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है और उसके होने का क्या कारण है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप देखेंगे तो इस पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में चारों तरफ, इवन आप न्यूजीलैंड से शुरू करें तो आप जाएंगे जापान, फिलीपींस, अलास्का होते हुए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक एक चेन आपको मिलेगा। एक महासागर ये जो है, ये प्रशांत महासागर पूरी तरह से ज्वालामुखी से आपको घिरा हुआ मिलेगा और इसे ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और इसी से ये बनता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड से शुरू हुआ और आप देखिए यहाँ से होते हुए ये पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, इससे होते हुए आप यहाँ देखिए मैरियाना ट्रेंच के पास से, और ये पूरा आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका तक ये फैला हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसके आखिर होने का कारण क्या है। तो देखेंगे ज्वालामुखी, आप जो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी प्रशांत में फिलीपींस, जापान, अलास्का से होते हुए उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक पूरा फैला हुआ है और ये पूरा लगभग 500 से अधिक ज्वालामुखी है और ये एक्टिव ज्वालामुखी है जो आपको स्पेस से भी दिखाई देता है। तो इस तरह आप देखेंगे तो आखिर में इसका जो कारण है रिंग ऑफ फायर का प्रशांत महासागर में, ये दोनों किनारों पर जो है सो इसका सबडक्शन जोन है। अब ये सबडक्शन जोन क्या होता है तो इसके लिए आप हमारे क्लास में आए, मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सबडक्शन जोन आखिर होता क्या है। तो ये उसी का सबडक्शन जोन का परिणाम है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर हुआ कैसे है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जहाँ मैंने अभी लाल तीर दिखाया आपको, तो यहाँ पे बेसिकली ईस्ट पैसिफिक राइज है, या आप इसको कह सकते हैं कि एक ऊंचा भाग है, कटक है ईस्ट पैसिफिक। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे ये ईस्ट पैसिफिक राइज है। यहाँ क्या होता है कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यानी यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। तो जब दूर जाती है तो नीचे से मैग्मा आता है और नया प्लेट बनता है। यानी ये देखेंगे प्रशांत क्षेत्र में तो नई महासागरीय स्थल मंडल जो है ये आपको पूर्वी प्रशांत कटक के साथ बनता है। लेकिन पैसिफिक प्लेट की इस सीमा को हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो ये पश्चिमी तरफ जितना भी है उसको हम पैसिफिक प्लेट कहते हैं, लेकिन इसके पूरब तरफ जो है वो छोटे छोटे प्लेट है, बहुत छोटे छोटे प्लेट है जिसको माइक्रो प्लेट भी बोले जाते हैं। तो दाएं ओर आप देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्य का विषय इसमें मिलेगा आपको, खास करके कि जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत तरह के जीके में भी पूछा जाता है कि विश्व का प्लेट टेक्टोनिक में विश्व का सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, तो वो आपको पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट है, लेकिन प्रशांत महासागर के ही अंदर दुनिया का सबसे छोटा प्लेट भी है। तो दुनिया का सबसे छोटा प्लेट कौन सा है, तो चलिए मैं बता देता हूं। ये दुनिया का जो सबसे छोटा प्लेट है उसका नाम है गैलापागोस प्लेट। तो ये सिर्फ 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही है, जबकि आप देखेंगे तो ये करोड़ों में होता है नॉर्मल प्लेट। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे नई प्लेटें बनती है और नई प्लेटें बनने के बाद नया स्थल मंडल क्या होता है, धीरे धीरे कटक से दूर चला जाता है। जैसे ये देखिए फिगर में आपको दिख रहे हैं तो ये दूर चला जाता है। तो इस तरह यहाँ बनता है, लेकिन ये जब जाता है तो ये फिर दोनों तरफ चला जाता है। आप देखेंगे तो ये देखिए, लेकिन पैसिफिक प्लेट महासागरीय जो है अमेरिका के पास जाके सबडक्ट होते हैं और जो समुद्र नितल की खाइयों यानी जो ट्रेंचेज होते हैं उसको बनाते हैं, जिससे अधिकतर महाद्वीपीय प्लेट है ज्वालामुखी। अब यहीं पे ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाता है। चूंकि दोनों तरफ सबडक्शन जोन है तो दोनों चारों तरफ आपको सबडक्शन जोन मिलता है और वहीं आपको पूरा ज्वालामुखी। तो ये सारा जो है एक्टिव मार्जिन के तौर पे जाना जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आपको साउथ अमेरिका और ये जो ईस्ट पैसिफिक प्लेट है वो आपको टकराता है। अब यहाँ टकराने के बाद
ये सबडक्ट होता है। यानी सबडक्ट का मतलब है कि वो एक प्लेट जो दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है उसको सबडक्ट कहा जाता है, वहां जाके वो समाप्त हो जाता है, फिर से जाके मेंटल में मिल जाता है, तो उसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। वहीं पे पानी के स्रोत के कारण वहां ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तो ये यही एरिया है। अब इसका पश्चिमी भाग में भी बड़े बड़े सबडक्शन जोन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैरियाना ट्रेंच बनता है, वहाँ सबडक्शन जोन है, फिलीपींस के पास है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जापान से होते हुए ये पूरा बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट आपको मिलेगा, ये सारा एरिया जो है। तो यहाँ भी सबडक्ट होता है और यहाँ भी आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ ज्वालामुखी से घिरा हुआ है ये रिंग ऑफ फायर, और इसका जो कारण है वो सबडक्शन है। सबडक्शन के कारण नीचे मैग्मा जाता है, पिघलता है, फिर पानी जाता है। तो चलिए इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब क्या है कि जो पूर्वी प्रशांत का कटक है वो महासागरीय जो उत्पत्ति होती है उसके मुकाबले में डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। यानी आप ये समझिए कि एक आदमी कोई चीज सामान बना रहा हो और 2 आदमी या 10 आदमी उसको खपत कर रहा हो तो डेफिनेटली है वो कम हो जाएगा। ठीक वैसा ही यहाँ है, यहाँ सबडक्शन अधिक हो रहा है, इसीलिए प्रशांत महासागर की चौड़ाई कम हो रही है, यानी वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो प्रशांत महासागर श्रिंक कर रहा है। तो चलिए इसका हम एक एनिमेशन आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब ये है ईस्ट पैसिफिक रीज, ये रिंग ऑफ फायर का है। तो ये देखिए ईस्ट पैसिफिक रीज है यहाँ पे, ये ईस्ट पैसिफिक रीज आप देखेंगे तो यहां से होते हुए तकरीबन यहाँ मैरियाना ट्रेंच है, इतनी दूरी तय करती है, ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैरियाना ट्रेंच बनाता है, और इसके बाद ही आप देखें यहाँ पे तो ये एक वॉल्केनिक चेन बनाता है। यानी आप देखेंगे तो एक वॉल्केनिक आर्क बनाता है, यानी एक वॉल्केन का एक लंबी श्रृंखला बना देती है ज्वालामुखियों की, और वही ज्वालामुखी आपको दिखाई देता है जो आपको रिंग ऑफ फायर के रूप में कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये विश्व का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट के तौर पे जाना जाता है। अब देखिए यहाँ ये प्लेट प्रोड्यूस होता है, यहाँ ये 10,000 किलोमीटर की सफर करता है, और उसके बाद यहाँ जाके ये सबडक्ट होता है। सबडक्ट का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये देखिए ये नीचे जाके समाप्त होता है। अब यहीं पे यहाँ पे आपका ज्वालामुखी बनता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच, नॉर्मली है कि मैरियाना ट्रेंच हम लोग जानते हैं सबसे गहरा ट्रेंच है, लेकिन जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आप तो जानते हैं कि कौन चीज गहरा है, कौन चीज कम गहरा है, कौन चीज खारा है। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको उससे आगे की जानने की जरूरत होती है। यानी कि अगर मैरियाना ट्रेंच गहरा है तो क्यों है, ये जानने की जरूरत है। तो असल मैरियाना ट्रेंच के पास का जो एरिया है वो विभिन्न शोध से ये पता चला है कि वो सबसे ज्यादा डेंस एरिया है, और मेंटल से जो आया इस वजह से भारी होने के कारण वो नीचे दब गया, और जिस वजह से वो ज्यादा गहरा है। तो हम लोग जानते हैं मैरियाना ट्रेंच, ये देखिए नॉर्मल जब हम लोग कोई जानते हैं, देखते हैं कोई चीज जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वहां से टूट जाता है, तो वहीं से ये ज्यादा गहरा हो गया है, और ज्यादा गहरा हो जाने के पश्चात ये आप देखेंगे तो ये आपको मैरियाना ट्रेंच काफी गहरा नजर आएगा। और वहां मैरियाना ट्रेंच में जो सबसे गहरा स्थान है उसको चैलेंजर डीप के नाम। अब ये देखिए ये आपका ईस्ट पैसिफिक राइज था, ये देखिए ये आपका ईस्ट पैसिफिक राइज है, यहीं पे प्लेटें बनती है, लेकिन उसको सबडक्ट यहाँ भी करता है और फिर उधर भी होता है, यानी 2 जगह सबडक्शन आपका हो रहा है। तो 2 जगह सबडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। अब ये एरिया जो है, जो मैरियाना ट्रेंच यहाँ है, आप देखेंगे मैप पे तो मैरियाना ट्रेंच यहाँ है। अब ये मैरियाना ट्रेंच से शुरू होते हुए अब देखेंगे जापान, और ये विश्व का यानी हमारे धरती पर सबसे बड़ा प्राकृतिक स्ट्रक्चर है या प्राकृतिक संरचना है, जिसको भूगर्भीय संरचना भी आप कह सकते हैं। तो ये देखिए अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए अब ये यहाँ से शुरू हुआ, ये देखिए जापान से होते हुए अलास्का से होते हुए ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन को घेरे हुआ है, और यही रिंग ऑफ फायर कहलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा सबडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस कम हो रहा है। जब प्रोड्यूस कम होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है, यानी
अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, कालांतर में ये ओशन विलुप्त हो जाएगा धरती पर से और एक नया अधिमहाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा इन फ्यूचर में, उसको भी थोड़ा एनिमेशन हम लोग देख लें। तो जैसे होगा तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, अमेरिका से टकरा जाएगा। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से टकराएगा और फिर जो इधर का एशिया वाला पार्ट है वो भी अलास्का और इसमें टकरा जाएगा और इस तरह एक नया महाद्वीप बनेगा। और जिस महाद्वीप को हम लोग या बहुत सारे वैज्ञानिक इस महाद्वीप का नाम एम एशिया बोलते हैं कि ये फ्यूचर में हो जाएगा 300 मिलियन साल के बाद। लेकिन ये सब फ्यूचर में होगा। तो चलिए रिंग ऑफ फायर कैसे बनता है, रिंग ऑफ फायर क्या है, ये सारी चीज आपने जाना। आपने ये भी जाना कि मैरियाना ट्रेंच क्यों गहरा है, आपने ये भी जाना कि मैरियाना ट्रेंच या कोई भी ट्रेंच कैसे बनता है सबडक्शन जोन से। तो